जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 14 अगस्त 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी मंडी एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। आज 14 अगस्त का दिन है और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन का डिस्कशन मैं लास्ट में कर दूंगा। आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि लघु किसान यानी स्मॉल फार्मर किसे कहा जाता है जिसके पास ज़मीन उपलब्ध होती है। ऑप्शन ए है 0 से 1 हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 1 से 2 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 2 से 5 हेक्टेयर या ऑप्शन डी है 5 से 10 हेक्टेयर। तो किस किसान को लघु किसान या स्मॉल फार्मर कहा जाता है जिसके पास ज़मीन उपलब्ध होती है 0 से 1 हेक्टेयर के बीच में, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, 2 से 5 हेक्टेयर के बीच में या 5 से 10 हेक्टेयर के बीच में। देखो फर्स्ट पेज पे लगातार ये न्यूज़ चर्चा में चल रहा है और मैं 1-2 दिन के बाद डिटेल्स एनालिसिस कर दूंगा। तालिबान का बहुत जल्द लग रहा है कि कब्जा हो जाएगा अफ़गानिस्तान पे, और ख़ास करके जो काबुल के क्षेत्र है, काबुल के सेक्टर पे या काबुल के क्षेत्र पे कब्जा हो जाएगा, अफ़गानिस्तान की राजधानी पे कब्जा हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। तो इसको लेकर के हमने बेसिक वीडियो बनाया था। तालिबान का जो क्या इशू है उसको लेकर के एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया था, वो जा कर के देख सकते हैं आप लोग। लिंक प्लेलिस्ट वगैरह में मिल जाएगा आपको। लेकिन वर्तमान में ये सिचुएशन है कि काबुल पे और अफ़गानिस्तान पे जल्द ही तालिबान अपनी कब्जा कर सकता है। और इसी को लेकर के एक दोहा बैठक का आयोजन किया गया था। और दोहा बैठक में जो देश हैं वो देश ने तालिबान को कहा कि अगर आप हिंसा से काबुल पे कब्जा करेंगे या अफ़गानिस्तान पे कब्जा करेंगे तो हम आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। देखते हैं क्या तालिबान इस धमकी को सीरियस लेता है। विश्व के इन देशों के द्वारा कहे गए ये बात कि आप हिंसा से अगर काबुल पे कब्जा करेंगे तो हम आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, क्या इसको सीरियस लेता है, ये तालिबान के ऊपर है। लेकिन डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बेसिक इशू जो है तालिबान क्या है, तालिबान की शुरुआत कैसे हुई है, पाकिस्तान ने तालिबान बनाया था, ये हमने डिटेल से एनालिसिस किया था आपके साथ। देखो एक काफ़ी अच्छी रणनीति आई थी और ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लाया गया है और काफ़ी समय से इसकी ज़रूरत थी। इसे कहा गया स्क्रैपेज रणनीति। स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप होता है कि जैसे जो गाड़ी वगैरह आप यूज करते हैं, अगर वो पुराना हो जाता है, वो कबाड़ बन जाता है, तो एक तरह से कबाड़ को ही स्क्रैप कहा जाता है। अब क्या होगा कि आपके यहाँ मान लो कबाड़ है, आपके पास कोई गाड़ी थी जो गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, स्क्रैप बन चुकी है। तो उस स्क्रैप को जो है आपको एक जगह रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो है आप जो स्क्रैप खरीदने वाली कंपनी है वो आपके यहाँ आएगी, वो स्क्रैप आपसे खरीद लेगी और खरीदने के साथ ही साथ एक प्रमाण पत्र आपको देगी, प्रमाण पत्र देगी। उस प्रमाण पत्र के माध्यम से जब नेक्स्ट आप वाहन परचेज करेंगे तो आपको आसानी से नेक्स्ट वाहन परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट वाहन परचेज करेंगे तो आपको रोड टैक्स जो देना होता है, आपको रोड टैक्स में आपको छूट मिलेगा और रजिस्ट्रेशन शुल्क वगैरह भी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो कई सारे के प्रोविज़न किया गया है स्क्रैप रणनीति जो है। और इससे क्या होगा कि दोनों को फ़ायदा होगा। मान लो एक व्यक्ति जो अपनी पुरानी गाड़ी को बेचता है उसे पैसा मिलेगा, इस तरह से फ़ायदा होगा। जो मान लो स्क्रैप खरीदता है, जो कंपनी, वो कंपनी मान लो स्क्रैप खरीदता है तो उसको क्या करेगा, उसको फिर से रीडिज़ाइन करके या जो पार्ट यूज़ होने वाला है उस पार्ट को यूज कर सकता है अपने नई गाड़ी में। तो एक तरह से रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस क्रिएट हो सकता है। इसलिए स्क्रैप रणनीति काफ़ी ज़रूरी थी। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि भारत ने गत वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप स्टील का आयात किया था। स्क्रैप की ज़रूरत क्यों है कि नेक्स्ट वाहन जो हम बनाते हैं उसमें ये ज़रूरत हो सकता है। तो अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि ये नीति देश में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश का रास्ता साफ कर देगी। निश्चित तौर पर यह रणनीति की आवश्यकता थी, स्क्रैप पॉलिसी की देश को आवश्यकता थी। बाकी इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लेना। देखो इसको, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको ज़रूर एक बार पढ़ लें। भीख मांगने की प्रथा खत्म करने की मांग।
देश भर में लगातार मांग चल रही है कि भीख मांगने की जो प्रथा है उस प्रथा को अब खत्म किया जाए, और उसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो है एक नोटिस भेजा गया है कि आप इस रणनीति को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि भीख मांगने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसको ज़रूर आप लोग पढ़ें। अगले 25 वर्ष में हमें बनाना होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, राजनाथ सिंह। इसको भी एक बार देख सकते हैं। देखो यहाँ पे दो न्यूज़ है। एक न्यूज़ तो यह है जो लगातार मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि सरकार ने डिजिटल पॉलिसी, जो नई डिजिटल पॉलिसी सरकार जो लेकर आई थी फरवरी 2021 में, तो उसमें सरकार ने प्रोविज़न किया था कि जो भी सोशल मीडिया कंपनी है, जो कंपनी है, वो कंपनी क्या होगा कि एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, वो भी भारत में करेंगे। तो सोशल मीडिया का जो नया रूल आया था, नया नियम आया था, उसमें प्रोविज़न किया गया था कि कोई भी जो सोशल मीडिया कंपनी है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी कंपनी हो, एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करेंगे भारत में। तो उसको लेकर के आप इसको देख सकते हैं। हालांकि इसमें ये न्यूज़ शिकायत निवारण अधिकारी को लेकर के नहीं है, लेकिन भारत के प्रमुख का ट्रांसफ़र को लेकर के है। लेकिन ये जो नए नियम आए थे सोशल मीडिया को लेकर के, जो नया नियम आया था उसको लेकर के स्पेशल वीडियो हमने बनाया, वो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है राहुल के फेसबुक व इंस्टाग्राम अकाउंट पर कार्रवाई की मांग। तो यहाँ पे ये न्यूज़ अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये जो संस्था है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। देखो, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इसको पूरा नाम कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, अंग्रेजी में कहा जाता है। शॉर्ट नेम इसको कई जगह कहा जाता है NCPCR। इसका जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना किया गया है 2007 में बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा इसकी स्थापना मार्च 2007 में किया गया। और चूंकि संसद के किसी एक्ट के द्वारा इस संस्था की स्थापना किया गया है, तो इसे सांविधिक संस्था कहेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे या लीगल बॉडी कहेंगे दूसरे टर्म में। आयोग को यह अधिदेश यह सुनिश्चित करता है कि समस्त शक्तियां या नीतियां क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्भ में अनुरूप हो, जैसा कि भारत के संविधान में राष्ट्रीय बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपादित किया गया। देखो, बेसिकली ये आयोग का काम है कि बच्चों को लेकर के देश भर में जो कानून बनाना है, या बच्चों को अगर कहीं पे उसका उत्पीड़न होता है तो उस उत्पीड़न को लेकर के ये आयोग एक्शन लेने का काम करती है। और 0 से 18 वर्ष के लोगों को ये बच्चा मानता है, यानी 18 वर्ष से नीचे तक के ये बच्चा मानता है, उसके उत्पीड़न को लेकर के ये संस्था बेसिकली काम करती है। और साथ ही साथ याद रख लेना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का भी ये संस्था सदस्य होता है। इसको भी एक बार देख सकते हैं। देखो, जब भी इस तरह का कोई नदी जिक्र हो तो उसको देख लेना। चंद्रभागा नदी में गिरा पहाड़, 2.5 घंटे अटकी रही सांसें। तो ये चंद्रभागा नदी बहती है आपको लाहौल जिले, जो हिमाचल प्रदेश का एक जिला, वहाँ पे ये बहती है। देखो, यहाँ पे 2-3 बातें। एक बात तो ये है कि साइरस पूनावाला जो है, आदर्श पूनावाला के पिताजी हैं। साइरस पूनावाला एक्चुअली में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कोविडशील्ड का निर्माण कर रही है, उस कंपनी के फाउंडर हैं। दूसरा, इन्होंने कहा है कि जो सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि वैक्सीन का निर्यात अन्य देशों को नहीं किया जाना चाहिए, वो इससे सहमत नहीं है। इनका मानना है कि वैक्सीन का निर्यात अन्य देशों को भी किया जाना चाहिए। और दूसरा, इन्होंने कहा है कि जो मिक्स कोरोना वैक्सीन का विरोध इन्होंने किया, जैसे हमने क्या आपको बताया था कि कोविडशील्ड और कोवैक्सीन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक नया किस्म का एंटीबॉडीज लोगों में क्रिएट हो रहा, तो इसको लेकर के इन्होंने विरोध किया।
स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केंद्र ने राज्यों को दिए 7500 करोड़। तो कोरोना महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया था। और इस 23,000 करोड़ रुपए कोरोना महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रोविजन किया गया था, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और 8,000 करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकार को देना था। तो उसी के संबंध में 7500 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, ताकि स्वास्थ्य सेक्टर को मजबूती प्रदान किया जा सके। अगले साल से सिंगल यूज प्लास्टिक पे पूर्ण प्रतिबंध। सिंगल यूज प्लास्टिक जो पॉलीथीन नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप अगले साल तक इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। और इसके लिए जो कट ऑफ डेट डिसाइड किया गया वो किया गया 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा और इसको स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। उचित मूल्य और खरीद की गारंटी से निकलेगा तिलहनों से तेल। देखो यहाँ पे सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछा है 18, 19 में प्रीलिम्स में, कि तिलहन का जो तेल होता है, तेल जो होता है वो हम सबसे अधिक आयात करते हैं विदेशों से। एक्चुअली जितना हम तेल किसी भी खाद्यान्न वस्तु का जो हम आयात करते हैं, उसमें जो हम फॉरेक्स रिजर्व की खपत करते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार जो खपत करते हैं, वो सबसे अधिक खपत हम करते हैं खाद्यान्न वस्तु में, तेल में। यानी जितना खाद्यान्न वस्तु हम विश्व के किसी भी देश से मंगाते हैं या कहीं से भी मंगाते हैं, उसमें सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व की खपत होती है तेल में। तो तेल में जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व खर्च होता है, खपत होता है। भारत के पास इतना तेल क्रिएट नहीं हो रहा है या तेल इतना उत्पादन नहीं हो रहा है कि हम अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो इसको लेकर के सरकार सजग हुई और सरकार ने कुछ दिन पहले, आज से 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन या पाम ऑयल मिशन की सरकार ने शुरुआत किया है। और इसके तहत जो है 11,000 करोड़ रुपए का ये परियोजना है। भारत में जो है सालाना 93 लाख टन पाम ऑयल का उत्पादन होता है, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उसी के संबंध में ये न्यूज़ दिया हुआ है कि तेल के उत्पादन अगर कोई करती है, मान लो कोई किसान करता है, सरसों का उत्पादन करता है, तो वो सरसों की खरीद को सुनिश्चित किया जाए, उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित तौर पर दिया जाए और साथ ही साथ सब्सिडी भी किसानों को दिया जाए, ताकि वो प्रोत्साहित हो खाद्यान्न तेल के उत्पादन के लिए। तो इसको जरूर एक बार पढ़ लेना आप लोग। देखो, आवश्यक मुद्दे पे भारत का ध्यान आकर्षण। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि 3 मुद्दे ऐसे हैं, जिसको कल भी डिस्कस किया था, 3 मुद्दे ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन में भारत उठाने वाला है अगस्त महीने में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भारत अध्यक्षता कर रहा है अगस्त महीने में। और वैसी कंडीशन में जो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो भारत ने उठाया था 9 अगस्त को, जिसकी अध्यक्षता किया था भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ये मुद्दा सोचो इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट था कि इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया था। ये मुद्दा था सामुद्रिक सुरक्षा को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए केस। यानी समुद्री सुरक्षा को लेकर के एक मुद्दे को लीड किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। तो ये मुद्दा इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ। देखो, ये दक्षिणी चीन सागर है, इसे 9 डेश लाइन भी कहा जाता है। अगर इसको गिनोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लाइन है, इसलिए इसको 9 डेश लाइन कहा जाता है। यहाँ पे कुछ आइलैंड आपको दिखेंगे। यहाँ पे देखो पार्सल आइलैंड है, यहाँ पे स्पार्टली आइलैंड है। तो ये सब जो आइलैंड है, इस आइलैंड पे चीन अपना अधिकार पेश करता है, अपना दावा पेश करता है। और साथ ही साथ 90% क्षेत्रों को चीन अपना बताता है कि दक्षिणी चीन सागर जो पूरा क्षेत्र है दक्षिणी चीन सागर का, इसके 90% क्षेत्रों पे दावा करता है कि चीन उसका क्षेत्र है यह। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है अनक्लॉस। अब देखो, यहाँ पे ना सिर्फ चीन है, बल्कि यहाँ पे वियतनाम भी है, यहाँ पे मलेशिया भी है, ब्रुनई भी यहाँ पे है, फिलीपींस ही है। फिलीपींस को लेकर के चीन का अक्सर इशू है, वियतनाम भी है। एक संधि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसका नाम है अनक्लॉस। अनक्लॉस संधि में ये कहा गया है कि अगर आपका जो भूमि है, जैसे मान लो ये वियतनाम का भूमि है, इस भूमि से 200 मील के रेंज तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा।
EEZ कहा जाता है उसे, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उस देश पे जो समुद्री क्षेत्र है, उस समुद्री क्षेत्र पे उस देश का अधिकार होगा। मसलन यहाँ पे जैसे मान लो वियतनाम है, तो यहाँ से 200 मील की जो रेंज में है, उस रेंज का जो समुद्री क्षेत्र होगा, उस समुद्री क्षेत्र पे वियतनाम का अधिकार होना चाहिए कायदे से। लेकिन चीन इसको मानता नहीं है। और चीन क्या कर रहा है कि कोई नया द्वीप क्रिएट कर रहा है, आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है। जैसे पार्सल आइलैंड है, इसी तरह से मान लो एक नया द्वीप क्रिएट कर दिया और कहता है कि ठीक है, ये नया द्वीप जो हम क्रिएट किए, ये द्वीप मेरा है। अब इस द्वीप के जो है 200 किलोमीटर 200 मील के रेंज का जो क्षेत्र है वो मेरा क्षेत्र होना चाहिए। तो इस तरह से नए आर्टिफिशियल द्वीप को क्रिएट करने के बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात कर रहा है चीन, जो कि अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। चीन और वियतनाम को लेकर के इशू हुआ था, दोनों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए थे, ICJ गए थे, और ICJ ने चीन के खिलाफ डिसीजन दिया, बावजूद चीन उस डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया। अब देखो, दक्षिणी चीन सागर विवाद के बारे में थोड़ा सा आप जान लो। दक्षिणी चीन सागर की विवाद क्या है कि 90% हिस्से को चीन अपना मानता है। दक्षिणी चीन सागर का जो 90% हिस्सा है उसे चीन अपना मानता है, लेकिन इसमें कई सारे देश हैं, मलेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, वियतनाम है, कई सारे देश हैं। स्पार्टली आइलैंड को लेकर के भी विवाद है और पार्सल आइलैंड को लेकर भी विवाद है, मैंने आपको दिखाया दोनों। इसके अलावा जो है, देखो ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका 2-3 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि इस क्षेत्र से जो है विश्व का व्यापार इसी क्षेत्र से गुजरता है, लगभग आधा व्यापार विश्व का इसी क्षेत्र से गुजरता है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ये अधिक इम्पॉर्टेंट है। कल के डेट में मान लो दक्षिणी चीन सागर पे अगर चीन का पूरा कब्जा हो जाता है, तो वहाँ से भारत का भी व्यापार काफ़ी गुजरता है। तो भारत के व्यापार या विश्व का जो अन्य देशों का व्यापार उधर से गुजरता है, चीन हो सकता है मनमानी करते हुए उस पर टैरिफ लगा दे, उस पर शुल्क लगा दे, ऐसा हो सकता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे प्राकृतिक गैस का भंडार है, 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस, तेल और मूंगे का विस्तृत भंडार है दक्षिणी चीन सागर में, इसलिए चीन इसको लेकर के अपना दावा ठोकता है। अब देखो, अनक्लॉस जो संधि थी, उस संधि का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसे अनक्लॉस शॉर्ट फॉर्म में आप कर सकते हैं। हिंदी में इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून या संधि कर सकते हैं आप इसको। तो इसी के तरह EEZ जो है, जिसकी चर्चा हमने किया था कि EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि कोई भी देश, मान लो ये इंडिया है, यहाँ से 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल मील का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आएगा। ये जो समुद्र होगा, इस समुद्र पे भारत का अधिकार होगा 200 नॉटिकल माइल तक। तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका मैंने आपके साथ डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो टॉपिक है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि दक्षिणी चीन सागर में बढ़ती चीन की भूमिका को कम करना, और ना सिर्फ दक्षिणी चीन सागर में चीन की भूमिका बढ़ रही है, उसके अलावा जो है हिंद महासागर में भी चीन की भूमिका किस तरह से बढ़ रही है हम देख रहे हैं। किस तरह से हम्बनटोटा बंदरगाह पे चीन ने कब्जा किया, जो श्रीलंका का बंदरगाह है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन किस तरह से डेवलप कर रहा है। इसी तरह से आप जाओगे अफ्रीका के कुछ देशों में, चीन वहाँ पे बंदरगाह वगैरह डेवलप कर रहा है। तो चीन के जो बढ़ती हस्तक्षेप है, उस हस्तक्षेप को हमें रोकना होगा, समुद्री हस्तक्षेप को हमें रोकना होगा। इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इसकी अध्यक्षता खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया। अब देखो, यहाँ पे भ्रष्टाचार पे तकनीक की लगाम, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह। और ये टॉपिक यह है कि करप्शन को किस तरह से IT के द्वारा, यानी सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। करप्शन को किस तरह से डिजिटल इंडिया के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। राजीव गांधी जी का एक बहुत फेमस कोटेशन है, और ये कोटेशन था 1985 में। राजीव गांधी जी ने कहा था कि सरकार अगर 1 रुपये भेजती है गरीबों को, तो उसमें सिर्फ 10 पैसे ही ज़रूरतमंद लोगों को मिलते हैं, बाकी पैसे बिचौलियों वगैरह को चले जाते हैं। तो इसे ही कम करना था। अगर हम 1 रुपया भेजें तो 1 रुपया गरीबों को मिले, इसके लिए जो है सरकार ने कई सारे काम किए हैं। और पहला काम तो आप कर सकते हो कि जनधन खाता की शुरुआत किया गया था 2014 में। अभी वर्तमान में 40 करोड़ के आसपास जनधन खाते बन चुके हैं, लगभग 35 से 40 करोड़ के बीच का आंकड़ा है।
जनधन खाते खुल चुके हैं और इसे ओपन एंडेड योजना बना दिया गया। देखो, ओपन एंडेड योजना का मतलब होता है कि ये योजना अब अनिश्चितकालीन अवधि के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी ये कभी समाप्त नहीं होगा, कभी भी आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं। इसे ही कहा गया ओपन एंडेड स्कीम। कोरोना के दौरान 7 लाख रुपए से भी अधिक डीबीटी के द्वारा लोगों को खाते में भेजा गया, यानी कोरोना महामारी के दौरान 7 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए यहाँ से भी अधिक जो है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के द्वारा लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में भेजा गया। यानी जनधन खाता जो खुलाया गया, उस खुलाने का सबसे अधिक बेनिफिट हमें हुआ था कोरोना महामारी के दौरान। भीम के द्वारा ही प्रत्येक महीने 5 लाख करोड़ रुपए का जो लेन देन हो रहा है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑनलाइन लेन देन हो रहा है। और ऑनलाइन लेन देन होने से क्या होता है कि सरकार को इसकी जानकारी होती है, सरकार को जो टैक्स मिलना चाहिए वो टैक्स मिल पाता है। सिंगापुर और भूटान में भी अब भीम का प्रयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1.35 लाख करोड़ रुपए 10 करोड़ से भी अधिक किसानों को भेजा जा चुका है। ई नैम, राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसे ई नैम कहते हैं, ई नैम के जरिए 1.35 लाख करोड़ से भी अधिक का लेन देन हो चुका है। यानी किसान जो है लगभग 1000 मंडी ई नैम के जरिए जुड़ चुकी है और 1000 मंडी जो है जल्द ही ई नैम के तहत जुड़ेगी। उसके अलावा एक उमंग ऐप है, जितने भी ऐप हैं उस ऐप को कंसाइज करके एक उमंग ऐप बनाया गया है, जिसमें 2800 से भी अधिक सेवाएं आपको डायरेक्टली ऑनलाइन मिल जाएगी। तो उमंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी ऐप हैं, जितनी भी सेवाएं, 2800 सेवा को उमंग ऐप के माध्यम से जो है रेगुलेट किया जा रहा है। इसको अवार्ड भी मिल चुका है यूएई में। इसके अलावा छात्रवृत्ति देखोगे, गैस सब्सिडी देखोगे, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, ये सारी की सारी सुविधाएं हमें ऑनलाइन अवेलेबल करवाया जा रहा है, ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये बताया जा रहा है, इसके माध्यम से जो है भ्रष्टाचार को रोक लगाया गया। चूँकि डायरेक्टली मान लो सरकार डायरेक्टली लोगों के खाते में पैसा भेज रही है, तो ऐसे कंडीशन में भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जा सकता है या काफ़ी कंट्रोल किया जा चुका है। आईटी की मदद से, सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से कंट्रोल किया गया, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया गया। ये डाटा है, इस डाटा को ज़रूर आप लोग देखें और इस डाटा को कहीं लिख लें, चूँकि ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डाटा है। और एनसीआरबी ने अपने डाटा में कहा है कि 2017 से लेकर 19 के बीच में 14 से 18 वर्ग के 24,000 से अधिक बच्चों ने आत्महत्या की है। तो एक वैसे भी एनसीआरबी का डाटा आप लोग को देखना चाहिए, जाकर के इसकी वेबसाइट को भी चेक करें। जो डाटा आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लगे उसको ज़रूर नोट कर लें। अपराध वगैरह को लेकर के एनसीआरबी अपनी डाटा अक्सर देती है। इस एडिटोरियल को कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। जलवायु परिवर्तन का जो इशू है उसी इशू से संबंधित है, इसको खुद से आप लोग पढ़ें। देखो, ये जो पेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैसे तो होता है अंतर्राष्ट्रीय पेज, लेकिन चूंकि प्रत्येक दिन अभी अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर के डिस्कस किया गया है, तो डेली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।